नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व इतिहास की, जो कि आपको पढ़ना है एमए 4th सेमेस्टर के लिए। आज के इस वीडियो में हम तीसरे विश्व की बात करेंगे। जब हम थर्ड वर्ल्ड की बात करते हैं तो कई बार हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूज़न पैदा होती है कि हमें तो पहला और दूसरा विश्व ही नहीं पता है, तो ये तीसरा विश्व कहाँ से पैदा हो गया। तो ये तीसरा विश्व पैदा हुआ विचारधारा के आधार पर, जहाँ पर पहला विश्व पहले से ही सोवियत रूस साम्यवादी विचारधारा के साथ बन चुका था और उसने विश्व के देशों के साथ एक धड़ा खड़ा कर लिया था। ठीक उसी तरह अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा के साथ एक अलग धड़ा खड़ा करके दूसरे विश्व का निर्माण कर दिया। जब 1947-1950 के दशक में विश्व के ज़्यादातर देश आज़ाद हुए, खास तौर पर दक्षिण एशिया और अफ्रीका के, तो इनके पास ये विकल्प था कि ये दोनों में से किसी एक धड़े में शामिल हो जाए। लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे नेताओं का ये मानना था कि अगर वे किसी एक धड़े में शामिल हुए तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। उन्होंने एक नई विचारधारा अपनाई जिसे गुटनिरपेक्ष कहा गया और इसी विचारधारा के आधार पर एक तीसरे विश्व का उदय हुआ, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ये किताब है इतिहास की और सेकंड ईयर की ये बुक है, बीए सेकंड ईयर की। सत्यनारायण दुबे इसके राइटर हैं, शिवलाल अग्रवाल का प्रकाशन इसके साथ है। और इस बुक की खास बात यह है कि यहाँ पर बहुत ही आसान शब्दों में आपको चीज़ों को समझने को मिलेगा। और आपको मैं पहले से ही बता दूं कि ये बीए की किताब ठीक वैसे ही है जैसे 7th क्लास के बच्चे के लिए तीसरी चौथी की किताब। तो यहाँ पर से आप चीज़ों को अच्छे से समझ तो सकते हैं, लेकिन जब आप आंसर राइटिंग करें तो आप फैक्ट और चीज़ों को और अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करें ताकि आपका उत्तर बेहतर से बेहतर हो सके। तो आइए देखते हैं हम तीसरे विश्व, इसका अर्थ और इस बारे में कि इसकी विशेषताएं क्या है और इसका प्रभाव क्या रहा। इमरजेंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड एंड नॉन अलाइनमेंट। तो हम यहाँ पर सीधे तौर पर सिर्फ तीसरे विश्व की बात करेंगे, नॉन अलाइनमेंट के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहले हम इस वीडियो का, इस चैप्टर का सारांश पढ़ते हैं। तीसरी दुनिया वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुप्रचलित मुहावरा है। इसका प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी लेखक एल्बर्ट सोवी ने किया था। उनके अनुसार तीसरा विश्व उन अज्ञात और शोषित देशों का समूह है जिन्हें प्रायः तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको एल्बर्ट सोवी का नाम याद रहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही थर्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट दिया था और बताया था कि वे कौन से देश हैं जो थर्ड वर्ल्ड में आते हैं। थर्ड वर्ल्ड में वे देश आते हैं जिन्होंने तिरस्कार झेला, जिन्होंने गुलामी झेली और जो उपनिवेशवाद का शिकार रहे। और एल्फ्रेड सोवी का इशारा उन अफ्रीकी एशियाई देशों की तरफ था जो सदियों तक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के शिकार रहे। शीत युद्ध के समय में 1950 ईस्वी के दशक में तीसरे विश्व का अर्थ उन देशों से लगाया जाता है जो विश्व के साम्यवादी तथा पूंजीवादी देशों के गुट में सम्मिलित न होकर तटस्थ नीति पर चलने का निर्णय करते हैं। अतः जो राष्ट्र गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को मानकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित हुए, उन्हें तीसरे विश्व की संज्ञा दी गई। तो जैसे कि हमने शुरुआत से ही समझा था कि दो विचारधाराएं थी और विश्व के नव स्वतंत्र देशों ने जिस तीसरी विचारधारा का सृजन किया, जिसे अपनाया, उसे गुटनिरपेक्ष कहा गया। और इस गुटनिरपेक्ष को अपनाने वाले देश तीसरे विश्व की श्रेणी में आकर बसे। दोस्तों यहाँ पर मैं प्रॉपर नोट्स से अक्सर वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन यहाँ पर समय की कमी के चलते मैं यहाँ पर किताब से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बाद में मेरे पास समय रहेगा तो ज़रूर मैं इन टॉपिक्स के प्रॉपर नोट्स बनाकर आपके साथ एक बार और फिर इस चैनल पर मिलूँगा। दोस्तों तीसरी दुनिया का अर्थ क्या है? अब हम यहाँ पर तीसरी दुनिया का वास्तविक अर्थ समझते हैं। तीसरी दुनिया का अर्थ एक अलग महाद्वीप का हो जाना नहीं है। तीसरी दुनिया का अर्थ एक चमत्कार का हो जाना नहीं है, या फिर उन देशों का हो जाना नहीं है जो पूरे विश्व से अलग है। तीसरे विश्व का अर्थ क्या है, ये आपको समझना चाहिए। तीसरी दुनिया को प्रायः विकास के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है।
इरविन हॉर्विज ने इसी परिप्रेक्ष्य में एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक था विकास की 3 दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ द डेवलपमेंट, 3 वर्ल्ड ऑफ द डेवलपमेंट। विकास की पहली दुनिया में पश्चिमी यूरोप तथा अमेरिका को सम्मिलित करते हैं, दूसरा सोवियत संघ जिसमें साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, और तीसरा नव स्वतंत्र देश। अतः तीसरी दुनिया में वे देश आते हैं जो न आर्थिक दृष्टि से विकसित पूंजीवादी व्यवस्था में शामिल है और न समाजवादी व्यवस्था में सम्मिलित है, बल्कि तटस्थ है और दोनों ही व्यवस्था वाले देशों से मित्रवत संबंध बनाए रखते हैं। यानी कि तीसरे विश्व के देश, जैसे उदाहरण के लिए भारत को ले लीजिए, भारत भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक देशों में से एक रहा है और भारत भी तीसरे विश्व में आता है। तो आप ही सोचिए, हमारे रूस और अमेरिका से बराबर अच्छे संबंध है, ना तो हम रूस की तरफ ज़्यादा झुके हैं और ना ही हम अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुके हैं। इसका मतलब है कि जो तीसरे विश्व के देश हैं उनका उद्देश्य ये नहीं था कि दूसरे विश्व से या फिर जो दूसरी विचारधाराएं हैं उनसे पूरी तरह से तटस्थ हो जाना। इनका उद्देश्य ये था कि अपने हितों को भी ध्यान में रखना, ना कि हम उनके पिछलग्गू बन जाए, ना कि हम उनके फॉलोअर बन जाए। तीसरे विश्व की अवधारणा एक मानसिक अवधारणा है, ना कि कोई राजनीतिक इकाई। लेस्टर आर ब्राउन ने तीसरी दुनिया को परिभाषित करते हुए लिखा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के निर्धन या अल्प विकसित राष्ट्रों को सम्मिलित रूप से तीसरी दुनिया कहा जाता है, किंतु आज यह शब्दांश अपना महत्व खोता जा रहा है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश आज निर्धनता के घर नहीं रह गए हैं। इनमें से बहुत से राष्ट्रों ने आर्थिक और सामाजिक मोर्चों पर सफलता हासिल की है। अगर ये प्रश्न संभव है कि ये 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाएगा, क्योंकि अगर ये बड़े स्तर पर पूछा गया तो फिर आपको तीसरे विश्व में गुटनिरपेक्ष का उदय और गुटनिरपेक्ष का सिद्धांत और इसके बारे में भी लिखना होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि ये छोटे रूप में ही पूछा जाएगा। इसलिए कुछ फैक्ट को अच्छे से याद रखिएगा, जैसे कि अल्फ्रेड सोबी जो कि एक फ्रांसीसी लेखक है जिन्होंने तीसरे विश्व की अवधारणा दी, और फिर इरविन हॉर्विज जिन्होंने 3 वर्ल्ड ऑफ द डेवलपमेंट नाम की किताब लिखी तीसरे विश्व के बारे में, और फिर ये आप लेस्टर आर ब्राउन की परिभाषा लिख सकते हैं या फिर आप डॉक्टर शिशिर गुप्ता की परिभाषा भी लिख सकते हैं। डॉक्टर शिशिर गुप्ता के अनुसार तीसरे विश्व के देशों की सामान्य विशेषताएं हैं निर्धनता, अस्थिरता, नयापन, असुविधा तथा दुर्बलता। ये सभी देश नव स्वतंत्र देश थे। इनके पास में ज़्यादा संपन्नता नहीं थी, ये पिछड़े थे और इनकी सांस्कृतिक शैली या फिर इनकी संस्कृति काफ़ी सिमिलर थी, इनकी बनावट काफ़ी सिमिलर थी, जिसके कारण इन्हें तीसरा विश्व कहा गया। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सर्वहारा नहीं कहा जा सकता, यद्यपि अधिकांश तीसरे विश्व के देश क्रांतिकारी नहीं हैं, तथापि वे अंतर्राष्ट्रीय अराजकता से भयभीत हैं। इनकी विदेश नीति उनके अभिजन द्वारा विचारित राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति है, न कि समूची तीसरी दुनिया के देशों के सामूहिक हितों का अभिव्यक्तिकरण। अनुभवों की समानता ने उन्हें उपनिवेशवाद, नस्लवाद और गुटनिरपेक्षवाद जैसे मुद्दों पर एकजुट होने के लिए बाध्य कर दिया। संक्षेप में तीसरी दुनिया अफ्रीका, एशिया एवं लैटिन अमेरिका के अविकसित एवं विकासशील देशों की दुनिया है, जिसमें विश्व की करीब 75.6% जनता निवास करती है। विश्व के कुल 189 देशों में से तृतीय विश्व के देशों की संख्या 135 है, जिनका कुल भूभाग क्षेत्र 724.83 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि समस्त विश्व के कुल भू क्षेत्र का 5.5% है। इनमें से अधिकांश देश उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं। इस कारण विदेशी सत्ता इनका हर प्रकार से शोषण करती रही, किंतु उपनिवेशवादी शिकंजों से मुक्त होने के बाद ये नवोदित राष्ट्र अब अपनी अंतः शक्ति महसूस करने लगे हैं। वर्तमान समय में इन देशों के पास संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसी सैन्य शक्ति नहीं है, और न ही जर्मनी, कोरिया, जापान की तरह इनके पास में तकनीक या फिर
संपदा है, ये विकसित राष्ट्रों पर निर्भर होने के कारण इनका पूर्ण उपयोग कर वे आर्थिक एवं तकनीकी विकास नहीं कर पाए हैं। वस्तुतः ये राष्ट्र वर्तमान समय में औद्योगिक क्रांति के मध्य से गुजर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर तीसरे विश्व के बारे में हमने परिभाषा समझी और इन्हें समझने का प्रयास किया। तीसरे विश्व वे देश रहे जो 1950 के दशक में स्वतंत्र हुए और इनका उद्देश्य था कि ये किसी विचारधारा में न फंसे। इसके पीछे कारण ये था कि अगर इनके साथ ऐसा होता है तो ये फिर इनके विकास की गति धीमी हो जाएगी, क्योंकि जब आप किसी एक का पक्ष लेते हैं तो उसका विरोधी भी आपका शत्रु बन जाता है। कहते हैं ना, दुश्मन का दोस्त क्या कहते हैं, दुश्मन भी हमारा दोस्त होता है। अगर आपका कोई दुश्मन है और फिर एक और दुश्मन खड़ा हो जाए तो वो दोस्त बन जाते हैं। इसी तरह से अगर कोई देश साम्यवादी विचारधारा अपनाता तो स्वाभाविक था कि पूंजीवादी विचारधारा उसे अच्छा नहीं समझती और उसके खिलाफ कुछ ना कुछ साजिशें रचती, जिसके चलते उसका विकास बहुत तेज़ी से नहीं हो पाता। अगर वो पूंजीवादी अपनाता तो साम्यवादियों के खिलाफ हो जाता। इसलिए नव स्वतंत्र देशों के सामने यह विकल्प नहीं था कि वे किस तरह की विचारधारा को अपनाएं। उनके सामने एक विकल्प निकल कर आया, वो था गुटनिरपेक्षता। इसी विचारधारा के चलते इन देशों को तीसरे विश्व की संज्ञा दी गई। अब आइए देखते हैं तीसरे विश्व की क्या विशेषताएं होती है। आप पहले ही समझ चुके हैं कि तीसरे विश्व वे देश हैं जो 1950 के दशक में आज़ाद हुए और इनके पास में पिछड़ापन है, बेरोजगारी है, अशोषित हैं ये सभी, और बहुत ही पिछड़े हैं। विश्व के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में आप इस तीसरे विश्व को कह सकते हैं। तो आप ही सोचिए, जो पिछड़े देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था कैसी होती है। उनकी अर्थव्यवस्था उद्योगों पर आश्रित तो नहीं हो सकती, क्योंकि उद्योगों पर आश्रित होती तो वे संपदा या फिर बहुत धनी देश होते। अब वो पिछड़े देश हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से कृषि पर ही आश्रित है। उनके पास में आयात कम है, वो निर्यातों पर आश्रित है और चीज़ों को बेचकर, कच्चे माल को बेचकर ही अपनी व्यवस्थाओं को चलाते हैं। उनके पास में आयात की कमी है और उनके पास में जो औद्योगिक विकास है वो बहुत कम है। तीसरी विशेषता आती है जनसंख्या वृद्धि। कोई भी देश संपन्न तब नहीं होता जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है, इतनी जनसंख्या जिनके लिए वो सुविधाओं को या फिर उनकी ज़रूरत की चीज़ों को मुहैया न कर पाए। आप उदाहरण से समझिए, एक परिवार में जहाँ पर सिर्फ 2 बच्चे हैं तो माता पिता उनके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। जिस परिवार में केवल 1 बच्चा है वहाँ पर और भी बहुत अच्छे से ध्यान दे पाते हैं और उस बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करने में उन्हें ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जिन परिवारों में ज़्यादा बच्चे होते हैं, 4-5 बच्चे होते हैं, वहाँ माँ बाप के पास ये समस्याएं आ जाती है कि वो कैसी सुविधाएं और कब तक उन्हें सुविधाएं दे पाएँ। यही कारण होता है कि जिन परिवारों में ज़्यादा बच्चे होते हैं वहाँ पर कुछ बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। इसी तरह से जब किसी देश की आबादी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सरकार चाहकर भी उन सभी के लिए सुविधाएं मुहैया नहीं करवा पाती, सभी को रोजगार नहीं दे पाती। तीसरी व्यवस्था आती है, चौथी विशेषता आती है अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाएं। जब ये पिछड़ेपन होते हैं, तीसरे विश्व के देशों में लोकतंत्र व्यवस्था अभी तक अस्थायित्व के दौर से गुजर रही है। इन देशों में अभी तक संविधान में लोकतंत्र के आधार पर सुनिश्चित नहीं हो पाए हैं। संविधान में बार बार मौलिक संशोधन किए जाते हैं तथा एक मूल्य के स्थान पर दूसरा मूल्य आरोपित कर दिया जाता है। देखिए, जब कोई एक सरकार बनती है इन पिछड़े देशों में, क्योंकि जब ये पिछड़े देश है तो यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत कम है, जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या वृद्धि और शिक्षा के स्तर में कमी के कारण अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा पॉलिटिशियन बनकर निकल आता है तो वो एक लंबे समय तक भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है।
और इस समय पर वह चाहता है कि वह भीड़ का ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक फ़ायदा उठाए और वह अपनी सत्ता में लगातार बना रहे। इसके चलते वो समय समय पर संशोधन करने का प्रयास करता है। जैसे कि हम भारत में इंदिरा गांधी जी के समय को देख सकते हैं, जब उन्होंने अपनी राजनीति को बचाने के लिए इमरजेंसी तक लागू कर दी थी। फिर यहाँ पर एक विचारधारा के साथ दूसरी विचारधारा का टकराव होता है। जब कोई एक विचारधारा राजनीति में आती है तो वो अपनी विचारधारा को बढ़ाती है और उस तरह से संविधान संशोधन करती है। जब दूसरी विचारधारा आती है तो वो अपने हिसाब से व्यवस्थाओं को बनाने की कोशिश करती है। चूँकि यहाँ पर जनता ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होती है, ये जानते हुए भी कि शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है, उसके बावजूद भी शिक्षा के स्तर में कमी के चलते जनता केवल कठपुतली बन जाती है, जिसके चलते अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। पांचवा बिंदु आता है इनकी विशेषताओं में करिश्माई नेतृत्व। इन देशों में करिश्माई नेतृत्व अथवा चमत्कार वाले व्यक्तित्व होते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इनके नेतृत्व तथा कृतित्व की छाप जनमानस के मन मस्तिष्क में जम चुकी थी। उनको जनता ने राष्ट्रपिता मान लिया था। इनमें जीनो केन्याता, लुकास नबोनिया, नासिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एन क्रूमा, शेख मुजीब आदि अपने अपने देश में राजनीतिक व्यवस्था पर छाए हुए थे। यानी कि इन देशों में कभी कभी कुछ ऐसे प्रभावशाली लीडर निकल कर आते हैं जो इनकी व्यवस्थाओं को पलटने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छठवां बिंदु आता है, इनकी छठवीं विशेषताएं होती है विधायिका का ह्रास। यहाँ पर जो कार्यपालिका होती है वो धीरे धीरे तानाशाही का रूप ले लेती है। चूँकि मैंने बताया जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, पिछड़ापन होता है, अशिक्षा होती है, जिसके चलते एक लंबे समय तक भीड़ को अपने कंट्रोल में कर पाना बहुत ही आसान होता है। और अगर ऐसा कोई नेता कर लेता है तो उसके पास ये पूरा स्कोप रहता है कि वो अपनी तानाशाही को आगे बढ़ा पाए। सातवीं विशेषता इनका होता है भ्रष्टाचार। यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला बहुत ज़्यादा होता है। और आठवीं बिंदु आती है कि चूँकि ये देश अपनी व्यवस्थाओं को बनाए रखने में लगे होते हैं और बहुत ही गरीब और पिछड़े होते हैं, जिनके चलते इनके पड़ोसी देशों के साथ संबंध उतने बेहतर नहीं होते हैं, जिसके चलते ये सैन्य सामग्री पर अधिक खर्च करते हैं। नौवीं बिंदु आता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बताई गई विशेषताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि उनके द्वारा किए गए अध्ययन में विकासशील देशों में व्यापक निर्धनता, बेरोजगारी तथा आंशिक बेरोजगारी, आर्थिक वृद्धि में की असंतोषजनक दर, काम की तलाश में गांवों से बड़ी संख्या में लोगों का शहरों की ओर पलायन का कारण विकास की असंगत नीति अपनाना, निरक्षरता, सरकार की उदासीनता, घटती हुई विदेशी सहायता तथा विश्व के विकसित देशों का असहयोगपूर्ण रवैया तथा व्यापार संबंधी समस्याएं खड़ी करना बताया गया है। तो यहाँ पर हमने तीसरे विश्व को देखा और साथ ही हमने तीसरे विश्व की महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को, विशेषताओं को समझने का प्रयास किया। तीसरा विश्व जो 1950 के दशक में दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप के ज़्यादातर देश आज़ाद हुए। यूरोप जो अमेरिका है, लैटिन अमेरिका है, अमेरिका में मैक्सिको और जो दक्षिण अमेरिका के बीच वाला जो हिस्सा है, छोटे छोटे देश हैं, वो आज़ाद हुए। साथ ही दक्षिण एशिया के ज़्यादातर देश आज़ाद हुए, जिसके चलते एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको तीसरे विश्व का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, महत्वपूर्ण तथ्य और उसकी विशेषताएं समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आने वाले समय पर इस पर और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाकर आपके सामने लाऊंगा और इन वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिल रही होगी। अगर किसी भी प्रकार से आपको कोई समस्या है या किसी टॉपिक पर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी की मदद में काम आते हैं तो वो व्यक्ति आपको ज़िंदगी भर याद रखता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। विलियम जेम्स कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा उपयोग इसे किसी ऐसी चीज़ में लगाने में है जो इसके बाद भी रहे। आपके अच्छे काम, आपकी अच्छी यादें आपके जाने के बाद भी रहती हैं।
इसीलिए हमेशा अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आप लंबे समय तक लोगों की याद में बने रहें। फिर मिलेंगे अपने ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।